नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक उपाध्याय, सहायक आचार्य। आज हम लोग घनाभ एवं घन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। घनाभ एवं घन को जानने से पहले हमें कुछ द्विविमीय आकृतियों के उदाहरण देखने होंगे। वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज एवं चतुर्भुज समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। समतल आकृतियों की दो विमाएँ होती हैं और इसीलिए इन्हें हम द्विविमीय आकार कहते हैं। ऐसे आकार जो तीन दिशाओं में विस्तारित होते हैं उन्हें हम त्रिविमीय आकार या आकृति कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घनाभ, बेलन, शंकु, घन एवं पिरामिड दिखाई पड़ रहा है। ये सारी आकृतियाँ त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। इनमें शीर्ष होता है, फलक होता है, किनारा होता है। आवश्यक नहीं कि सभी में हो, लेकिन इन सभी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियाँ कहते हैं। अब हम घनाभ के बारे में देखेंगे। घनाभ एक त्रिविमीय ठोस आकृति होती है। आयताकार कागज के पन्नों को एक के ऊपर एक रखने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम घनाभ कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, आयताकार आकृतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। उन्हें एक के ऊपर एक रखने से हमें घनाभ जैसी आकृति प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए रबर, जिसे आप कॉपी पे पेंसिल से लिखने के बाद मिटाते हैं, माचिस की डिब्बी, पेंसिल बॉक्स जो आप स्कूल ले जाते हैं, डस्टर, साबुन का डिब्बा इत्यादि सभी त्रिविमीय आकृतियां हैं और ये सारी आकृतियां घनाभ के उदाहरण हैं। आइए अब हम घनाभ के अलग अलग भागों के बारे में जानने का प्रयास करें। घनाभ में 8 कोने होते हैं। घनाभ के इन 8 कोनों को उनका शीर्ष कहते हैं। घनाभ के ढांचे को बनाने वाले रेखाखंडों को किनारा या कोर कहते हैं। घनाभ में कुल 12 कोर होते हैं। घनाभ के आयताकार अथवा वर्गाकार बाहरी भाग को पृष्ठ कहते हैं। घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि घनाभ में सर्वांगसम फलकों के कुल 3 युग्म होते हैं। अगर हम घनाभ को बनाने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह की आकृति घनाभ कहलाती है। इस घनाभ में आप देख सकते हैं कि कुल 8 शीर्ष हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन्हें हम घनाभ का शीर्ष कहते हैं। घनाभ के ढांचों को बनाने वाले रेखाखंडों को घनाभ का किनारा कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसे हम घनाभ का किनारा कहेंगे। अगर इनकी संख्या गिनी जाए तो ये कुल 12 होती है। हम कह सकते हैं कि घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं। घनाभ के आयताकार अथवा वर्गाकार बाहरी भाग को पृष्ठ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। चित्र में भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग एक पृष्ठ ऊपर, एक पृष्ठ नीचे और चारों तरफ से 4 पृष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें हम इसमें देख सकते हैं। एक पृष्ठ ये है 1, दूसरा पृष्ठ ये है 2, तीसरा पृष्ठ ये है 3 और उसी तरह से कुल 3 पृष्ठ इसके पिछले भाग पे भी होंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से ऊपर और नीचे के पृष्ठ जो है वो एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। उसी तरह से दाएं बाएं के 2 पृष्ठ एक दूसरे के सर्वांगसम हैं और आगे और पीछे के 2 पृष्ठ एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस घनाभ में सर्वांगसम फलकों के कुल 3 युग्म पाए जाते हैं। आइए अब हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने का प्रयास करें। हमें पता है कि घनाभ में कुल
हमें पता है कि घनाभ में कुल 6 पृष्ठ पाए जाते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके सभी 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। चित्र में आप देख रहे हैं टूथपेस्ट के एक डिब्बे को दिखाया गया है। यह डिब्बा घनाभ के आकार का है। अगर इस डिब्बे को खोला जाए तो चित्र जैसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, जिसमें पृष्ठ 1, उसके ऊपर पृष्ठ 2, फिर पृष्ठ 3, पृष्ठ 4, पृष्ठ 5 और पृष्ठ 6 दिखाई पड़ेंगे। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें अलग अलग इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को ज्ञात करना होगा और फिर इन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम जोड़ के घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठ 1 धन पृष्ठ 2 धन पृष्ठ 3 धन पृष्ठ 4 धन पृष्ठ 5 धन पृष्ठ 6 का क्षेत्रफल कहलाएगा। यदि हम किसी घनाभ की कल्पना करें, या जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h हो, तो अलग अलग 6 पृष्ठों के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पृष्ठ 1 का क्षेत्रफल h गुणे L, पृष्ठ 2 का क्षेत्रफल b गुणे L, पृष्ठ 3 का क्षेत्रफल L गुणे b, अगले पृष्ठ का क्षेत्रफल L गुणे h, फिर b गुणे h और L गुणे b प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जहां L, B, H क्रमशः घनाभ के 3 कोर हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से हम 2 गुणे L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जहां L, B, H क्रमशः घनाभ के 3 कोर हैं। घनाभ की दीवारें अर्थात तल एवं शीर्ष के अतिरिक्त फलक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, जिस घनाभाकार कमरे में आप अथवा हम बैठे हुए हैं, उस कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जिस कमरे में हम बैठे हैं या आप बैठे हुए हैं, उसमें कुल 4 दीवारें हैं। अगर हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल को निकालने का प्रयास करें तो वह घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल को जोड़ करके हम कमरे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि फर्श और छत को ऊपर की तरफ अलग अलग दिखाया गया है, वो पार्श्व पृष्ठ में नहीं आता है, सिर्फ चारों दीवारें ही पार्श्व पृष्ठ में आती हैं। अतः घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे H इंटू L धन B इंटू H के बराबर होगा, जिसमें छत और फर्श के क्षेत्रफल को छोड़ दिया जाएगा। अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसकी जो 4 दीवारें होती हैं उनका क्षेत्रफल, धन आधार और छत के क्षेत्रफल या फर्श और छत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल धन 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल आधार का होता है वही क्षेत्रफल उसके ऊपरी भाग का भी होता है। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने के पश्चात अब आइए हम घनाभ के आयतन को जानने का प्रयास करें। त्रिविमीय वस्तु अथवा आकृति द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। घनाभ का आयतन उसके द्वारा घेरे गए स्थान की माप होता है। चूंकि घनाभ अनेक आयताकार आकृतियों को एक के ऊपर एक रखकर प्राप्त होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, अतः यदि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल a हो तथा उन्हें h ऊंचाई तक एक के ऊपर एक रखकर घनाभ प्राप्त किया गया हो, तो घनाभ द्वारा घेरा गया स्थान अर्थात घनाभ का आयतन आयत के क्षेत्रफल और उसके ऊंचाई के बराबर होगा। इस प्रकार घनाभ के आयतन को आयत के क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के रूप में हम देख सकते हैं। इसे हम V = L इंटू B इंटू H कहेंगे। यदि घनाभ की ऊंचाई h, लंबाई L और चौड़ाई B हो तो घनाभ के आयतन को L गुणे B गुणे H के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां L, B और H घनाभ की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई है।
आइए अब हम घन के बारे में जानने का प्रयास करें। घन एक त्रिविमीय ठोस आकृति होती है। इसके पहले हम लोगों ने घनाभ के बारे में जाना। घनाभ में जब सभी फलक अथवा पृष्ठ बराबर हो जाते हैं तो वह आकृति घन कहलाती है। घनाभ में जब सभी फलक और पृष्ठ बराबर हो जाते हैं तब वह आकृति घनाभ से घन बन जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक वर्गाकार आकृति दिखाई पड़ रही है जिसके सारे फलक वर्गाकार दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात घनाभ में जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो वह आकृति घन कहलाती है। अब हम घनाभ की तरह ही घन के अलग अलग भागों को जानने का प्रयास करेंगे। घन में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। जैसा कि घनाभ में हम लोगों ने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से हम देखते हैं कि शीर्ष की संख्या घनाभ की तरह ही घन में भी 8 होती है। घन में भी घनाभ की तरह ही 12 कोर होते हैं। घन में भी पृष्ठ 6 होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन घन और घनाभ में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि घन के सभी 6 पृष्ठ सर्वांगसम होते हैं, जबकि घनाभ में सर्वांगसम पृष्ठ जबकि घनाभ में कुल 3 सर्वांगसम पृष्ठों का युग्म होता है। आइए अब हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जानने का प्रयास करें। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अगर हम एक घन की कल्पना करें जिसका एक फलक a सेंटीमीटर हो तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सारे 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। हम देख रहे हैं कि घन में जितने पृष्ठ हैं वो सभी वर्गाकार हैं, अतः घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके उस वर्गाकार पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इस तरह घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा, जहाँ पे a घन की एक कोर या एक भुजा है। घन का आयतन घन घनाभ का एक विशेष उदाहरण है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। अतः घन का आयतन उसके किसी एक किनारे के घन के बराबर होता है। इस प्रकार हम घन के आयतन को किनारा गुणे किनारा गुणे किनारा के रूप में लिख सकते हैं, या v = a के रूप में लिख सकते हैं, जहां a घन की एक भुजा है अथवा एक किनारा है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने घनाभ और घन के बारे में जानकारी हासिल की। ये देखा कि घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोर होते हैं और कितने पृष्ठ होते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि घनाभ में कुल 8 शीर्ष, 12 कोर और 6 पृष्ठ होते हैं। घन घनाभ का एक विशेष उदाहरण है जिसमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब बराबर हो जाए तो वह एक दूसरे प्रकार की ज्यामितीय आकृति में बदल जाता है, जिसे हम घन कहते हैं। घन अथवा घनाभ दोनों का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी 6 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। खिलते चेहरों पर ये मुस्कान आई है शिक्षा के जरिए। ये मुस्कान आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के जरिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, इस संस्थान का एक बड़ा उद्देश्य है आम आदमियों के जीवन को बेहतर बनाना। ऐसे लोग जिनके लिए शिक्षा एक दूर का सपना है, या वे बच्चे जो परिवार की रोजी रोटी कमाने के लिए बीच में ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।
NIOS ऐसे बच्चों और बड़ों को दोबारा शिक्षा से जुड़ने का मौका मुहैया कराता है ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। 1989 में स्थापना के बाद NIOS ने देश के लाखों बच्चों और वयस्कों को बेहतर शिक्षा से जोड़ा है। इनमें हर उम्र, हर पृष्ठभूमि, हर जाति, हर मजहब और हर क्षेत्र के लड़के लड़कियां, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। बढ़ई से लेकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, बेकर और दर्जी तक NIOS कोशिश कर रहा है सबको शिक्षित और सशक्त बनाने की, चाहे वो असम के दूर दराज इलाके में रहने वाला हो या फिर मुंबई जैसे महानगर का। NIOS ने अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई है। NIOS ने शिक्षा की परंपरागत सोच को ही बदल दिया है। वो पढ़िए जो हम पढ़ाते हैं की जगह NIOS की नई सोच है, हम वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। इस नई सोच ने लोगों को आगे बढ़ने और NIOS के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। शिक्षा उपलब्ध कराने के मामले में NIOS किसी सीमा को नहीं मानता, उम्र की सीमा को भी नहीं। चंडीगढ़ के गणेश के लिए भी NIOS एक वरदान साबित हुआ। NIOS शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और गर्व के साथ जीना भी सिखाती है। NIOS खेल के इन सितारों को उनकी सुविधा और समय के अनुसार बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराता है। मेरी कॉम, सोमदेव देववर्मन, देविका रेबेका पल्लिकल, अरमान इब्राहिम, प्रद्युमन प्रकाश और अमयजोत सिंह। NIOS सीमा पर खड़े उन प्रहरियों को भी शिक्षा से लाभान्वित करता है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। सच तो ये है कि NIOS की पहुंच हर ओर रहती है, चाहे वो दूर दराज के आदिवासी हो या जेल की कोठरी में बंद कैदी या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब निवासी। देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, लड़का, लड़की, अमीर, गरीब शिक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का यही मिशन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान पूरे देश में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है। लगभग 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम दूर दराज के गांव में अपने संस्थान बनाते हैं और वहाँ के बच्चों को, वहाँ के बच्चियों को, वहाँ के वयस्कों को हुनर के क्षेत्र में शिक्षा पहुँचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स जिन क्षेत्रों में 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाता रहा है, अब हम हुनर के क्षेत्र में, वोकेशनल एरिया में भी 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन करेंगे। तो वो बच्चे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कारपेंट्री से जुड़े हुए हैं या दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में काम करेंगे, सीखेंगे, हुनर पैदा करेंगे अपने में और सर्टिफाइड भी होंगे कि वो सर्टिफाइड कृषक हैं, खेतिहर हैं। तो आज तक जो हमारे देश में ये सोच रही है कि आप 12वीं पास तभी कहे जाएंगे जब भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिकी ये पढ़ेंगे, अब ये समय बदल गया है। ITI में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 18 लाख बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं। अब हम उनको सर्टिफिकेशन करेंगे। NIOS अपने छात्रों को माध्यमिक स्तर पर 26 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 19 विषयों का विकल्प देता है। पढ़ाई किस माध्यम से करनी है, इसमें भी आपको लचीलापन मिलेगा। माध्यमिक स्तर पर ही 7 भाषाओं के अलग अलग माध्यमों का विकल्प मौजूद है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा 86 वोकेशनल शिक्षा कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जो छात्रों को कामकाजी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। वोकेशनल प्रशिक्षण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए NIOS ने ITDC, सिस्को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की है। आज
लाखों छात्रों के लिए अपनी पसंद का स्कूल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। निरंतर विकास और नवीनीकरण के लिए NIOS सदैव प्रतिबद्ध है। शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार जुटाना ही नहीं है, बल्कि स्वयं को सशक्त बनाना भी है। NIOS लाखों छात्रों के लिए यही आत्मसम्मान दिलाने में जुटा है। लाखों लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। शिक्षा सबके लिए, कहीं भी, कभी भी। क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपकी उम्मीदों को नई ऊंचाई? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपको घर बैठे जब चाहे तब एडमिशन की सुविधा? क्या आप जानते हैं एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो आपको दे तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका? अगर आप नहीं जानते तो NIOS, NIOS, NIOS। जी हाँ, NIOS मात्र एक ऐसा शिक्षा संस्थान जो दे आपके जीवन को उज्जवल भविष्य और सुगम राह। 25 लाख शिक्षार्थियों ने किया भरोसा इस शिक्षा संस्थान पर और किए आगे बढ़ने के मजबूत इरादे। जो देगा आपको घर बैठे शिक्षण सामग्री के साथ रेडियो व टेलीविजन कार्यक्रमों का सहयोग। अरे वाह, ऐसा सुनहरा अवसर और कहा। अब होगा सबका सपना साकार। यकीन नहीं होता अब शिक्षित होना होगा इतना आसान।
ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों